नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। हम लोग आज के अपने वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की LLB 5 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका अगला पेपर है, सेकंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का, उस पेपर के बारे में और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं इस आपके चारों यूनिट के अनुसार उसकी बात हम करेंगे। पहली यूनिट की अगर हम बात कर लें तो पहली यूनिट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है वो क्लियर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन और जो नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल है, क्वासी फेडरल है, किसने क्या कहा, इस किस्म का सैलेंट फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के। और दो कंसेप्ट हैं, एक एविडाइसी का, एक मॉन्टेस्क्यू का। एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ और मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हम शक्तियों का पृथक्करण बोलते हैं। हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण किस सेंस में लागू है, इस प्रकार का जो पहली यूनिट के 5 टॉपिक हैं। दूसरी यूनिट में आपके 4 टॉपिक हैं, जिसमें जो सेंटर और स्टेट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का, लेजिस्लेशन के पावर का और फिनेंशियल पावर का जो आपस का बंटवारा है। उसके बाद इन्हीं तीनों और लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा, इन्हीं जो चारों पावर्स के बंटवारे को लेकर के कई बार क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है सेंटर स्टेट में। तो वहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो और चीज़ें स्मूथली फंक्शन करें, इसलिए कुछ डॉक्ट्राइंस भी बताए गए हैं। तो वो आपकी सेकेंड यूनिट में है। कुल मिला के आपके 4 टॉपिक हैं उधर। तीसरी यूनिट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, और जो लोग अपनी पार्टी छोड़ते हैं, आपने सुनते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो एंटी डिफेक्शन लॉज को लेकर के चीज़ें हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की। उसके बाद जुडिशरी है, और जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन जो है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो सवाल है। एक टॉपिक वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। चौथी यूनिट में जो है वो इमरजेंसी और अमेंडमेंट से लेकर के चीज़ें हैं। इमरजेंसी में कैसे स्थिति बदलती है, किसके पास पावर जाती है। कई बार इमरजेंसी को लेकर के सवाल पूछा जाता है, तो उसमें किसी एक खास व्यक्ति को पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी के समय में क्या पावर रहती है। दूसरा अब जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब उसके बारे में तो बात करेंगे, मैं अभी सिलेबस की बात कर रहा हूँ। उसमें जो आपका जो अमेंडमेंट है संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उसको लेकर के चीज़ों को कैसे गवर्न किया जाएगा और चीज़ें कब कहा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, सोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। और उसके बाद स्टेट की जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है किसी के प्रति, और जो स्टेट की टॉर्सियस लाइबिलिटी है, उसको लेकर के सवाल है, टॉपिक है। और फिर 301 से 307 तक फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका 300A में है। तो ये आपके देखिए तो 5, 4, 9, 3, 12 और 4, 16 टॉपिक हैं। और इन 16 टॉपिक में से 10 जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो एक सवाल आपका जो सबसे पहला है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी डेफिनेशन है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो नेचर है, उसके बारे में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन किसी ऐसे दर्शन शास्त्री ने या किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक ने ऐसी कुछ बहुत विशेष परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन आप डायसी के माध्यम से, के सीवेरे के माध्यम से, और जो कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, इंडियन जो जूरिस्ट हैं, उनके माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखिए और क्लासिफिकेशन करिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है। कई बार आपसे ये चीज़ें इंडिया की लाइट में पूछ सकती हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, या इसको क्वासी फेडरल किसने कहा, किस स्थिति में फेडरल है, किस स्थिति में ये यूनिटरी है। कई लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा यूनिटरी हो जाता है, कभी कभी झुकाव ज़्यादा वहाँ पर है। तो आपका जो पहला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लासिफिकेशन को लेकर के है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो बहुत बार सवाल आपसे साइलेंट फीचर का भी पूछा गया है। तो जिस समय आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसी समय आप थोड़ा सा साइलेंट फीचर पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जाहिर सी बात है कि क्लासिफिकेशन में किसी न किसी एक वर्ग में आएगा, और उस वर्ग में आने के नाते इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, साइलेंट फीचर में कई बार लोग लिखते हैं कि सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे भारी संविधान है, सबसे लंबे समय तक बनने वाला संविधान है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आउटडेटेड हैं। प्रयास करिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब कुछ नई चीज़ फीचर में डालने का प्रयास कीजिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर लिख रहे हैं। तो दूसरा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे नीचे की लाइन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। एविडाइसी का दिया गया रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे पोर किया गया, कहाँ पे डाला गया है। दूसरी चीज़ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, वो सेपरेशन ऑफ पावर कभी कभी आपसे यूएसए के रेफरेंस में पूछी गई है, कभी कभी आपसे यूके, और कभी कभी आपसे इंडिया के रेफरेंस में पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, जो कड़ाई से पालन है, वो इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को महत्व मिला हुआ है। हमारे यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के बजाय शक्तियों के विभाजन को मान्यता मिली हुई है। और यही शक्तियों का विभाजन हमको कब देखने में मिलता है, जो आपकी अगली यूनिट है कि सेंटर और स्टेट में पावर्स बटी हुई हैं।
ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेट के पास है। शक्तियों का हमारे यहाँ पर विभाजन किया गया है। कुछ स्थिति में दरअसल है क्या कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हम बहुत बड़ा राष्ट्र हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र हैं और सिंगल पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा हम लोगों ने बाईपास किया है, कुछ जगहों पर बाईपास किया है। कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव का आदमी कर रहा है, कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर कर रहा है। तो थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पर पूर्णतः नहीं लागू है, मैं ये कहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे। उसके बाद जब हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से जो आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण है वो जो सेंटर और स्टेट में पहले जब आपका सिलेबस इस वाले सिलेबस के पहले का सिलेबस था तो उस समय टैक्सों का जो बंटवारा था, जो फिनेंशियल पावर थी वो खूब पूछी जाती थी। लेकिन हाल में जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ज़्यादा जो जोर है वो लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि कब जो सेंटर यूनियन है वो स्टेट के विषयों पर कानून बना सकता है, वो नेशनल इंटरेस्ट वाली जो बात है। और यहाँ पे जब आप ये लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का बंटवारा पढ़ते हैं, दोनों में सेंटर और स्टेट में बंटवारा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, तत्व और सार का सिद्धांत जो है, और डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन है, वो चीज़ें आ जाती हैं पिक्चर में, रील वो आ जाती हैं। तो वहाँ पे आपको आपके लिए ये अच्छा, जब डॉक्ट्राइन पूछे जाते हैं तो चूंकि एक एक डॉक्ट्राइन को आप बहुत लंबा लिख नहीं सकते हैं, तो कई बार ए बी करके चीज़ें पूछी गई हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। लेकिन आपके सिलेबस को अगर देखा जाए, पुराने पेपर के पैटर्न को देखा जाए, तो आपके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन और पिथ एंड सब्सटेंस मुझे लगता है बहुत जरूरी है और बहुत आने की उम्मीद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डॉक्ट्राइन्स के बाद हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स वाले पोर्शन की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं, जो पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते हाउस को प्रिविलेज मिले हुए हैं और जो मेंबर्स को मिले हुए हैं, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहाँ से वो पढ़िएगा। और उसके बाद जो जुडिशरी वाली बात है, जुडिशरी में कई बार जो सवाल पूछने का पैटर्न है, जो सवाल पूछने का एक रीति है, वो जुरिडिक्शन खूब पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन क्या है। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को थोड़ा मिला करके, थोड़ी सी तुलना करके पढ़िए, ताकि दोनों चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर इस बार दे के छोड़ देंगे, आपको अगले कुछ समय आगे फिर कभी काम नहीं लगेगा। आप जब भी नोट्स बना रहे हैं, जब भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो प्रयास करिए कि जब आप गवर्नर पढ़ रहे हैं तो साथ में राज्यपाल भी पढ़िए, साथ में आप प्रेसिडेंट भी पढ़िए। जब आप प्रेसिडेंट की पावर पढ़ रहे हैं तो गवर्नर की पावर पढ़िए। जब आप चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी समय प्राइम मिनिस्टर को पढ़िए। तो कई बार आपको चीज़ें मैच करेंगी, कई बार चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ चीज़ें आसान है। जैसे 1 to 3 आर्टिकल 1 to 3 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला रहा है, आर्टिकल 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस ला रहा है, तो साथ में पढ़िएगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों के जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और साथ ही साथ उनका जुरिडिक्शन भी पढ़ करके जाइएगा। 4th यूनिट में आपके लिए मैं कहूँगा पूरा सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत मतलब जरूरी हैं, चाहे यहाँ को लेकर के चाहे आगे को लेकर के। इमरजेंसी की जो प्रोविज़न है, इमरजेंसी की प्रोविज़न है, आपसे पूछा जा सकता है किसी एक खास प्रकार की चीज़, किसी एक खास प्रकार की चीज़, मतलब कि इमरजेंसी का कोई खास ग्राउंड पूछा जा सकता है, उस पर आपसे प्रयास किया जाएगा कि इमरजेंसी पे आपकी जो सारी जानकारी है ले ली जाए। इमरजेंसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट जब अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में आप बेसिक स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ के आइएगा। किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसको इवॉल्व किया गया, किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, किस केस में कहा गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप संविधान को मजबूत करिए, संविधान की जो आत्मा है उसको मजबूत करने का काम करिए, उसको ठेस पहुंचाने का काम मत कीजिए। और सबसे लास्ट वाली लाइन है जो आपको ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट टू प्रॉपर्टी ट्रेड एंड कॉमर्स वाले में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको लेकर के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये मेरे अनुसार मुझे लगता है कि जो विशेष टॉपिक हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं वो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और सैलिएंट फीचर भी पढ़िएगा मैं कहूँगा। और उसके बाद रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर आपके लिए दोनों बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आप जरूर पढ़िएगा। डॉक्ट्राइन्स, हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ करके जरूर जाइएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जरूर पढ़िएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे कभी ऐसा सीधा लॉन्ग सवाल नहीं आया है, क्योंकि उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में पैरा 10 जो है अनुसूची का, उसके बाद की हो तो हॉलोहॉन वर्सेस जाचिलू का केस है, तो चीज़ें बहुत थोड़ी सी सीमित हैं। अगर ए बी करके सवाल पूछा गया तो हो सकता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 1 और एंटी डिफेक्शन लॉ को 2 ऐसे करके ए बी करके सवाल पूछा जा सकता है। जुडिशरी से आपका एक सवाल आना पक्का है, तय है, उसको जरूर पढ़िएगा। इमरजेंसी आपके लिए ज़रूरी है। और स्टेट का कॉन्ट्रेक्चुअल टॉर्सियस लाइबिलिटी जो है वो भारी है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपके लिए सही क्वेश्चन है, सही सवाल है। तो ये मेरे अनुसार आपके लिए 9-10 सवाल हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको कुछ मदद मिले।
बैरेक्ट जरूर पढ़िएगा। बैरेक्ट से मेरा मतलब यह है कि बिना आर्टिकल लिखे केवल आप सीधे जुडिशरी के बारे में लिखने लग जाएं, आप सीधे न्यायपालिका के विषय में लिखने लग जाएं। आपने जो सुना है, आपने किसी से पूछा है, वो आप कई बार होता है लास्ट मिनट पे आप किसी से पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है। अब उस बताने वाले ने आपको बता दिया कि कॉलेजियम की मदद से होता है। कॉलेजियम किस आर्टिकल में है, एंजैक क्या हुआ करता था 124, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा लिखनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, थोड़ा सा गंभीरता से आपको देना पड़ेगा। तो बैरेक्ट जरूर पढ़िए। इन सारे टॉपिक्स में जहाँ जहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, आपका जहाँ पे नोट्स हो, और उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। जहाँ पे भी आपको लगे केस लॉ लिखना है वहाँ ज़रूर लिखिए। अगर आपका लॉन्ग आंसर है तो प्रयास करिए कि 2 से 2+ मीन्स 2 से 3 केस ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि वो एक लॉन्ग आंसर को फ्रेम करते समय अगर आपको 3 पैरा लिखना है, तो वो अगर कोई लॉन्ग आंसर है जिसमें 2 पोर्शन में है तो आप उसमें से एक केस दोनों में डाल सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि केस लॉज और आर्टिकल आपकी कॉपी में दिखें, उसको हाईलाइट करिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में जो कल सेकेंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका जो भी नया विषय होगा उसको लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।